Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss A plus series test number 6. इसका टॉपिक है क्रोमोसोम एंड डीएनए. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is chromosome of an individual may vary in following characteristics except alpha size, beta staining properties, Charlie location of centromere and delta chemical composition. अब पॉइंट ये है कि एक इंडिविजुअल के जो क्रोमोसोम है, सपोज दैट अगर हम बात करें विद इन द ह्यूमन बीइंग वी हैव 46 क्रोमोसोम. सो ये क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स. दैट्स मीन हर एक इंडिविजुअल में 23 पेयर्स ऑफ हेमोलॉगस क्रोमोसोम है. तो क्या पेयर नंबर 1 से लेकर अप टू पेयर नंबर 23 तमाम क्रोमोसोम में जो उनका साइज है वो इक्वल है? तो आंसर होगा नो. बीटा है स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, तो वो भी डिफरेंट होगी बिकॉज हर एक क्रोमोसोम में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है और प्रोटीन है वो सिमिलर नहीं होगी. चार्ली है लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो जो सेंट्रोमियर की लोकेशन है वो भी वेरी करेगी, लेकिन जो डेल्टा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम वो सिमिलर है बिकॉज तमाम के तमाम जो क्रोमोसोम है दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्लस प्रोटीन. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 2 है कैरियोटाइप ऑलवेज शो मार्क डिफरेंस अमंग अल्फा individuals of different species, beta individual of same species, Charlie cells of same individual, delta cell of same organ. So point ये है कि जो karyotype है, and what is karyotype? Array of chromosome, और इससे basically identification होती है species की. So right option है alpha individuals of different species, while beta option है individual of same species. अभी मैंने आपको बताया just like example of human being. So we have 46 chromosomes. तो उनमें जो कैरियोटाइप है स्पीशीज के मेंबर में क्या होगी? सिमिलर होगी. चार्ली है सेल ऑफ सेम इंडिविजुअल, सो सेम इंडिविजुअल के सेल में भी क्या होगी? सिमिलर होगी बिकॉज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और उनमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स की पर्टिकुलर डिफाइंड क्या है? कंपोजिशन है, इसलिए सेम सेल ऑफ जो इंडिविजुअल है उसमें सिमिलर होगी. डेल्टा है सेल ऑफ सेम ऑर्गन, तो एक ऑर्गन के तमाम सेल्स उसी स्पीशीज के इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, उसमें भी क्या होगी? सिमिलर होगी, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज के सेल में क्या होगी? वो डिफरेंट है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. क्वेश्चन नंबर 3 है इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर वेरीज बिटवीन द अल्फा मिडल एंड टिप ऑफ क्रोमोसोम्स, बीटा मिडल एंड द सब टर्मिनल पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, चार्ली सब टर्मिनल पोजीशन एंड द टिप ऑफ क्रोमोसोम्स, और डेल्टा है सब टर्मिनल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. अब पॉइंट ये है कि डिफरेंस क्रोमोसोम लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर वेरीज बिटवीन, यानी जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं इनमें अगर हम देखें तो डिफरेंस किस बेस पर होता है? तो हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमियर. अब सेंट्रोमियर कहां लोकेट करेगा? या तो वो लोकेट करेगा एक तरफ टिप पे, या फिर स्लाइटली अवे फ्रॉम द टिप, या फिर स्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर वो क्या है? सेंटर पर है. ये 4 डिफरेंट क्या लोकेशन है सेंट्रोमियर की, और इस बेस पर 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. हमने कहा था टिलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, और क्या है? सब मेटासेंट्रिक है. अब इस बेस पर अब इन ऑप्शंस को देखें तो अल्फा ऑप्शन है मिडल एंड टिप ऑफ क्रोमोसोम, और हमने यही बात की है मिडल से लेकर टुवर्ड्स द टिप, तो राइट ऑप्शन है अल्फा. और बीटा चार्ली डेल्टा वो इस रेफरेंस से अगर आप अप्लाई करें तो वो करेक्ट ऑप्शन नहीं बनती, इसलिए वो आंसर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 है कैरियोटाइप इज अ पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स, अल्फा दैट अ स्पीशीज पोजेस, बीटा दैट अ सेल पोजेस, चार्ली दैट अ इंडिविजुअल पोजेस, एंड डेल्टा दैट एन ऑर्गन पोजेस. सो हमने कहा था कि व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइप इज अ पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम जो एक इंडिविजुअल और स्पीशीज में होती है. So right option is the Charlie that an individual possess. So right option is Charlie. Question number 5 है identify the acrocentric chromosomes alpha, beta, Charlie and delta. और अभी हमने ये बात की है कि ये 4 डिफरेंट क्रोमोसोम हैं. अगर जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड पर टिप में एग्जिस्ट कर रहा है जिससे उसकी सिर्फ एक ही आर्म होगी तो हम कहेंगे वो क्या है? टिलोसेंट्रिक है.
और अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम टिप है, जिससे एक आर्म बहुत शॉर्ट दूसरी बहुत लॉन्ग होगी, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये एक्रोसेंट्रिक है। और अगर सेंट्रोमियर नियर टुवर्ड्स सेंटर है, जिससे एक आर्म शॉर्ट सेकंड लॉन्ग होगी, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो सब मेटासेंट्रिक है। और अगर सेंटर में एग्जिस्ट करेगी, जिससे दोनों आर्म्स की लेंथ ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो मेटासेंट्रिक है। और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ अबाउट एक्रोसेंट्रिक, तो राइट ऑप्शन बनेगी बीटा। सो इसी रेफरेंस अगर क्वेश्चन हो कि टिलोसेंट्रिक क्या है, तो आप इसे कहेंगे, और व्हाट इज एक्रोसेंट्रिक दिस वन, एंड व्हाट इज सब मेटासेंट्रिक दिस वन, एंड दिस वन इज द मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, chromosomes having centromeres at different position acquire different shapes at the time of alpha anaphase, beta telophase, Starling metaphase and delta prophase. We know that कि जो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें जो सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर एक स्पेशल रीजन होता है जिसे प्रोटीन कहते हैं, और वो किनेटोकोर प्रोटीन है, और उस किनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होता है स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस। और माइटोसिस और मियोसिस में इसी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, और जब फोर्स अप्लाई होगी तो इन तमाम क्रोमोसोम जो शेप है उस पे चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दिस वन इज द आई शेप, ये बनेगी जे शेप, दिस विल एल शेप, एंड दिस वन इज द वी शेप। और ये पर्टिकुलर शेप कब होगी, जब किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्स अप्लाई होगी कहां पर, सेंट्रोमियर के ऊपर, और ये फेज होती है एनाफेज। सो राइट ऑप्शन है अल्फा एनाफेज। वाइल जो प्रोफेज है उसमें क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर होता है, और माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज होता है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ऑन द किनेटोकोर रीजन और क्रोमोसोम को सेंटर पे लाइन अप करते हैं। और एनाफेज में मैंने ये भी आपको बताया कि फोर्स अप्लाई होती है ऑन द सेंट्रोमियर, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड और पोल। और लास्ट जो टेलोफेज है उसमें क्या होता है, वो ऑपोजिट टू द क्या है, प्रोफेज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केमिकली क्रोमोसोम्स आर अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा न्यूक्लियोप्रोटीन, स्टार्ली ग्लाइकोलिपिड्स एंड डेल्टा लिपोप्रोटीन्स। अब पॉइंट यह है क्रोमोसोम्स केमिकली क्या हैं, एंड वी नो दैट जो क्रोमोसोम्स हैं, अभी हमने बात की, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, डीएनए एन प्लस प्रोटीन। सो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, सो इस रेफरेंस हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा न्यूक्लियोप्रोटीन। व्हाइल अल्फा व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मीन के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स आपस में अटैच होंगी और एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। चार्ली है ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स। और डेल्टा है लिपोप्रोटीन, जिसमें लिपिड और प्रोटीन्स। और इनका अगर हम रोल रिकॉल करें तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दे फॉर्म द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ जो सेल सिक्रीशन है उसकी जो नेचर है मोस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होती है। वाल जो डेल्टा लिपोप्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन को हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है और इसके साथ क्या है, प्रोटीन एसोसिएटेड है। सो इस रेफरेंस से हम कहते हैं ये बेसिकली क्या है, लिपोप्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रोमोसोम्स आर साइड्स ऑफ अल्फा डीएनए सेंसेस, बीटा प्रोटीन सेंसेस, चार्ली आरएनए सेंसेस एंड डेल्टा डीएनए एंड आरएनए सेंसेस। सो पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम्स आर साइड्स ऑफ, और इसका मतलब ऑप्शंस को और स्टेटमेंट को रिलेट करें तो पॉइंट ये है कि यहां पर सेंसेस की बात हो रही है। सो सेंसेस के रेफरेंस से डीएनए से 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल बन सकते हैं, या तो डीएनए से इटसेल्फ डीएनए ही बनेगा जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल है और वो सिंथेसाइज करेगा फर्दर आगे 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को। और सेकेंडली डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो इस रेफरेंस से हम कह सकते हैं आंसर क्या होगा, डेल्टा डीएनए एंड आरएनए सेंसेस। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है। लेकिन डीएनए या क्रोमोसोम में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। ये जो आरएनए बना है ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइबोसोम एंड विद इन साइटोप्लाज्म क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। सो इस रेफरेंस से जो क्रोमोसोम है वहां पर या तो डीएनए सिंथेसाइज होगा या फिर आरएनए, प्रोटीन वहां सिंथेसाइज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लैंक इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम्स अल्फा प्रोटीन्स, बीटा डीएनए, चार्ली आरएनए एंड डेल्टा लिपिड्स।
सो क्रोमोसोम की हमने देखी केमिकल कंपोजिशन, हमने कहा डीएनए प्रोटीन, और जो अमाउंट है वो क्या है, 40% उसमें डीएनए और 60% उसमें क्या है, प्रोटीन है। और इसके अलावा जो और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या करता है वो आरएनए है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है। लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन में ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। सो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, चार्ली आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10 है द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम एक्सटेंड्स अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द अल्फा क्रोमोसोम, बीटा आर्म ऑफ क्रोमोसोम, चार्ली सेल, डेल्टा न्यूक्लियस। पॉइंट ये है कि डीएनए ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो एक क्रोमोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल है, एक्सटेंड अनब्रोकन टू द एंटायर लेंथ ऑफ, यानी वो कहीं से टूटता नहीं है और वो इंटायर लेंथ में एग्जिस्ट करता है। किसकी, बिकॉज अगर हम देखें क्रोमोसोम को, दिस वन इज क्रोमोसोम, तो पॉइंट ये है कि वो कहां से कहां तक कंटिन्यूसली है, यानी यहां से लेकर यहां तक, या फिर वो यहां से लेकर यहां तक, या फिर एज अ होल वो क्या है, कंप्लीट स्टैंड है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो पॉइंट याद रखें, विद इन द क्रोमोसोम जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक एक कंटिन्यूस डीएनए मॉलिक्यूल है, कहीं से वो ब्रेक नहीं हो रहा। सो राइट ऑप्शन है अल्फा क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ वी जेंटली disrupt a eukaryotic nucleus and examine the DNA with an electron microscope, we find that it resembles a or oblique n. Alpha bead of string, beta string of beads, Charlie English letter I and delta English letter V. अब पॉइंट यह है कि अगर हम किसी भी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें या डिस्टर्ब करें न्यूक्लियस को, और उसके इनसाइड ऑब्जर्व करें उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा। अल्फा ऑप्शन है बीड ऑफ अ स्ट्रिंग। इसको अगर हम देखें, बीड ऑफ स्ट्रिंग का मतलब यह है कि ये एज अ होल ये एक स्ट्रिंग है और इसमें डिफरेंट क्या है, बीड्स हैं। बीड्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि एक सिंगल बीड की बात आप कर रहे हैं, कि विद इन जो है वो स्ट्रिंग एक बीड आप ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करेंगे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो डीएनए कंडेंस फॉर्म में है, उसमें न्यूक्लियोसोम्स हैं, तो न्यूक्लियोसोम्स की एक लड़ी आपको नजर आएगी, दैट्स मीन स्ट्रिंग ऑफ क्या है, बीड है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। चार्ली है इंग्लिश लेटर आई, ये डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर है, दिस वन इज द आई। वाइल जो इंग्लिश लेटर वी है ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम होगा जिसमें क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है ईच क्रोमोसोम हैज डीएनए ऑफ अल्फा 50 न्यूक्लियोटाइड्स, बीटा 100 न्यूक्लियोटाइड्स, चार्ली 200 न्यूक्लियोटाइड्स और डेल्टा है 300 न्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉइंट ये है ईच न्यूक्लियोसोम हैज डीएनए ऑफ, यानी हर एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है वो कितना होता है। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम्स, वी नो दैट कि डीएनए क्वाइल होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, और किस पैटर्न से होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, आपको नजर आ रही है, दिस इज 1 2 3, दिस वन इज 4th वन, 5th 6th 7 और एक इससे दूसरी साइड पर है। टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और डीएनए स्ट्रैंड इनके अराउंड क्या होगा, क्वाइल होगा इस तरह से कि एक इस एंड से लेकर इस एंड तक जो इसके अराउंड क्वाइल हुआ है उसमें 200 क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और इस कंप्लीट को हम कहेंगे ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है। दैट्स मीन व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, डीएनए स्टैंड विद 200 न्यूक्लियोटाइड एंड प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज द वन न्यूक्लियोसोम। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 200 न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है इन अ क्रोमोसोम द रोल ऑफ मैग्नेटिक फॉर्म इज प्लेड बाय द अल्फा डीएनए, बीटा हिस्टोन कोर्स, चार्ली न्यूक्लियोसोम और डेल्टा है सुपर क्वाइल्स। अब पॉइंट यह है कि विद इन द क्रोमोसोम जो मैग्नेटिक फॉर्म्स है वो कौन प्ले कर रहा है। सो दिस वन इज न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ी किस तरह से होती है, और इस न्यूक्लियोसोम में एक प्रोटीन आती है, हम कहते हैं कोर प्रोटीन, और ये कोर प्रोटीन एक्शन करेगी और एक्ट करेगी एज अ मैग्नेटिक फॉर्म, बिकॉज बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स आपस में इसके बाद जो अट्रैक्शन होगी वो इस कोर प्रोटीन के बेस पर होगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा हिस्टोन कोर प्रोटीन।
एक और हिस्टोन प्रोटीन भी होती है जो क्लिप हिस्टोन कहलाती है, जो इस डीएनए स्ट्रैंड को फर्दर अनकॉइल होने नहीं देती और कंप्लीट एक क्या होता है, न्यूक्लियोसोम बन जाता है। वेल अल्फा डीएनए है तो डीएनए कॉइल होता है इसके अराउंड, स्टार्ली न्यूक्लियोसोम्स है, सो इटसेल्फ कंप्लीट ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसोम है, और डेल्टा है सुपर कॉइल। तो ये कॉइलिंग है, इसके बाद फर्दर आगे जो लेवल होंगे वो सुपर कॉइलिंग के होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है यूक्रोमेटिन इज कंडेंस्ड ड्यूरिंग अल्फा सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल, बीटा गैप 1 फेज ऑफ सेल साइकिल, चार्ली है गैप 2 फेज ऑफ सेल साइकिल, और डेल्टा है एम फेज ऑफ सेल साइकिल। अब वी नो दैट कि ये जो कंडेंसेशन है ये जब होगी इसके बाद फर्दर सुपर कॉइलिंग होगी। सो विद इन द सेल डिवाइडिंग और नो डिवाइडिंग, जो नॉन डिवाइडिंग फेज है उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल बनता है उसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन इज द यूक्रोमेटिन, सेकंड इज हेट्रोक्रोमेटिन। डिफरेंस क्या होता है कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो लेस कंडेंस है और हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस है। और फर्दर डिफरेंस क्या है कि यूक्रोमेटिन की जो जीन है वो एक्सप्रेस हो सकती हैं, वाइल जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसकी जीन एक्सप्रेस नहीं होगी। सो यूक्रोमेटिन होल सेल लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो वो एक्सप्रेस करेगा, यूक्रोमेटिन फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन फर्दर जो कंडेंस होगा और वो क्रोमोसोम शेप में बनाएगा तो वो ड्यूरिंग द एम फेज होगा। जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा एम फेज ऑफ सेल साइकिल, बिकॉज उस दौरान क्या होगा, तमाम क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एम फेज ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 15 है इट इज ऑलवेज लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अल्फा टेलोमियर, बीटा सेंट्रोमियर, स्टार्ली क्रोमोमियर एंड डेल्टा इडियोमियर। अब पॉइंट ये है कि इट इज ऑलवेज लोकेटेड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रोमोसोम के एंड पे हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सो अगर ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है दिस इज, तो जो एंड पे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ बेसिस, इसका काम होता है कि वो इस क्रोमोसोम की प्रोटेक्शन करता है, उसे हम कहते हैं वो क्या है, टीलोमियर है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा टीलोमियर। वाइल जो सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर टिप में होगा या मिड इसके दरमियान कहीं भी एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा जो है वो एंड के ऊपर नहीं होगा। वाइल चार्ली है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर बेसिकली जो कॉइलिंग और कंडेंसेशन है इसकी एक स्टेज है जो कि आपकी बुक में गिवन नहीं है। एक्चुअल में ये है क्या, वी नो दैट कि प्रोफेज फर्स्ट फेज है एम फेज की, यानी माइटोटिक फेज की, जिसमें सेल डिवाइड करता है, और उसी में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम की कंप्लीट फॉर्म क्या है जिसमें क्या होगा, उसकी आर्म्स यानी क्रोमेटिड बन जाएंगे। सो प्रोफेज में ये क्रोमेटिड एक ऐसी फॉर्म में होते हैं जिस फॉर्म में अगर हम देखें तो सेंट्रोमियर के साथ हमें इस तरह से बीडेड अपीयरेंस नजर आती है। सो इस अपीयरेंस को हम क्रोमोमियर कहते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज यानी मेटाफेज में कंप्लीटली क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट ऑब्वियसली आपकी बुक में गिवन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है। और जो इडियोमियर है बेसिकली क्रोमोमियर को ही हम कहते हैं बेसिकली इडियोमियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हेरेडिटरी एस्पेक्ट ऑफ डिजीज वाज फर्स्ट नोटेड बाय अल्फा गेरड एंड बेटसन, बीटा बिडल एंड टैटम, चार्ली कोरेंस एंड मॉर्गन एंड डेल्टा वाटसन एंड क्रिक। अब क्वेश्चन ये है कि डिजीज की जो हेरिडिटरी नेचर है ये किसने डिस्क्राइब की थी, अल्फा गेरड एंड बेटसन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट जो डिजीज हैं वो उनके पेशेंट्स में उनकी फैमिली में ट्रांसफर हो रही है, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। सो इस रेफरेंस से जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा गेरड एंड बेटसन। वाइल जो बिडल एंड टैटम है दे डिस्क्राइब कि जीन में जो इंफॉर्मेशन है वो एंजाइम सेंसिस की है, यानी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इन्होंने प्रपोज किया था। वाइल चार्ली है कोरेंस एंड मॉर्गन, कोरेंस सजेस्ट दैट कि क्रोमोसोम का रोल है विद इन द इनहेरिटेंस, वाइल जो मॉर्गन है उसने डिस्क्राइब किया कि जो जीन है वो लिंक्ड है क्रोमोसोम के साथ और वर्क किया ऑन द फ्लाई और सेक्स लिंकेज के रेफरेंस से डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की। वाइल जो वाटसन एंड क्रिक है दे प्रोवाइड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रेजेंस ऑफ होमोजेनेटिक एसिड इन द यूरिन ऑफ पेशेंट इंडिकेट अ डिसऑर्डर कॉल्ड अल्फा फेनिलकेटोनुरिया, बीटा एल्केप्टोनुरिया, चार्ली हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया और डेल्टा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो यूरिन में होमोजेनेटिक एसिड का एग्जिस्ट करना और यूरिन का फर्दर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाना जब वो आउटसाइड बॉडी आएगा, दिस डिजीज इज कॉल्ड बाय बीटा
एल्केप्टोनूरिया। वाइल जो फिनाइल कीटोनूरियस में क्या होता है, जो फिनाइल एलानीन है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा और ये मेंटल डिसऑर्डर कॉज करेगा। वाइल जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड का इंक्रीज कर जाएगा और उसमें एक रीजन जो आपकी बुक में मेंशन है वो ये है कि जो लिवर में रिसेप्टर्स हैं वो खराब हो जाएंगे। और डेल्टा सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं उनमें एब्नॉर्मेलिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीडल एंड टर्टम डेलिबरेटली सेट आउट टू क्रिएट अल्फा हेरिडिटरी डिसऑर्डर, बीटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चार्ली मेंडलियन म्यूटेशन और डेल्टा है हेरिटेबल वेरिएशन। अब पॉइंट ये है कि बीडल एंड टर्टम ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए वो क्या थे। फॉर एग्जांपल हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम किया, उसकी जो वाइल्ड टाइप थी उसे ग्रो करवाया कहां पे, मिनिमल मीडियम में। एंड देन उसकी जो जनरेशन थी डिफरेंट, उसमें जो फर्दर स्पोर्स बने उनको उसने एक्सपोज किया टुवर्ड्स एक्सरेज या फिर टुवर्ड्स द यूवी रेडिएशन, और इन रेडिएशन ने चेंज प्रोड्यूस किया इन स्पोर्स में। सो इस रेफरेंस से जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो म्यूटेशन के लिए था, और ये म्यूटेशन अगर हम देखें तो उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की थी जो मेंडल ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जीन्स होती हैं। सो उन्हें जो करवाई, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो बेसिकली म्यूटेशन का था। उससे आगे अफेक्ट जो आ रहे थे वो ये थे कि इनमें आगे जनरेशन में क्या होगा, जो अफेक्ट आएगा, जो डिसऑर्डर आएगा वो ट्रांसफर होगा, लेकिन उसका जो अपना वर्क था वो क्या था, वो बेसिकली स्टार्डली मेंडलियन म्यूटेशन था। सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्डली। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रोल ऑफ जीन्स बीडल एंड टर्टम कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा सैक्रोमाइसिस, बीटा एस्कोशिटा, चार्ली न्यूरोस्पोरा, डेल्टा ड्रोसोफिला। अब पॉइंट यह है कि बीडल एंड टर्टम ने इनमें से किस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, अल्फा सैक्रोमाइसिस को यीस्ट कहते हैं, इस पे परफॉर्म नहीं किए थे। बीटा एस्कोशिटा है, एस्कोशिटा के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए गए। चार्ली न्यूरोस्पोरा। सो अभी हमने बात की कि बीडल एंड टर्टम ने न्यूरोस्पोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल ड्रोसोफिला है, इसके ऊपर वर्किंग की किसने, टीएच मॉर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, initially beetle and totem allowed the progeny of the irradiated spores to grow on a alpha minimal medium, beta supplemented medium, charlie complete medium and delta deficient medium। अब पॉइंट ये है कि इनिशियली जो बीडल एंड टॉटम है उन्होंने जो स्पोर्स हैं उनको अलाउ किया कि वो किस में ग्रो करें। सो आंसर इज द चार्ली कंप्लीट मीडियम। दैट्स मीन जो फर्स्ट टाइम एक्सपोज किया टुवर्ड्स द रेडिएशन, उसके बाद जो ग्रोथ करवाई वो किस पे थी, कंप्लीट मीडियम पे थी। सो दैट अगर इन स्पोर्स में अगर किसी में बिकॉज ऑफ रेडिएशन चेंज आ गया है तो वो तब भी कंप्लीट ग्रो करे, बिकॉज इस मीडियम में तमाम जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो मिनिमल मीडियम है ये क्या होता है, मिनिमल मीडियम वो मीडियम है जहां पे सिर्फ लिमिटेड फैक्टर्स मौजूद हैं, शुगर है या कुछ क्या है, अमाइनो एसिड वगैरह है। वाइल जो सप्लीमेंट मीडियम है वो क्या है, सप्लीमेंट का मतलब हम प्रोवाइड करेंगे, यानी ये मिनिमल मीडियम है, इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा ये क्या है, ये सप्लीमेंट मीडियम है। वाइल डेफिशिएंट मीडियम का मतलब ये है कि इस मीडियम में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे तो उस मीडियम को हम कहेंगे वो क्या है, वो डेफिशिएंट मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ मीडियम कंटेनिंग ओनली शुगर, अमोनिया, salts, a few vitamins and water was named as blank by Biddle and Totem. Alpha minimal medium, beta supplemented medium, Charlie complete medium and delta deficient medium। अब पॉइंट यह है कि इसमें सिर्फ लिमिटेड कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स में से शुगर है, अमोनिया है, सॉल्ट है और फ्यू अमाइनो एसिड और प्लस वाटर है। सो दिस मीडियम इज कॉल्ड एज इट्स अ मिनिमल मीडियम। अभी मैंने इन तमाम मीडियम को डिस्क्राइब किया कि मिनिमल, सप्लीमेंटेड और कंप्लीट और डेफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन आर्जिनिन डेफिशिएंट म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ न्यूरोस्पोरा शोड ग्रोथ इन अल्फा अ मिनिमल मीडियम डेफिशिएंट इन आर्जिनिन, बीटा अ मिनिमल मीडियम सप्लीमेंटेड विद आर्जिनिन, चार्ली है अ मिनिमल मीडियम डेफिशिएंट इन थायमीन और डेल्टा है अ मिनिमल मीडियम सप्लीमेंट विद थायमीन। अब पॉइंट यह है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में जो यहां पे स्पोर्स थे इन्हें जब डिफरेंट मीडियम में ग्रो करवाया गया और यह बात आइडेंटिफाई की गई कि इनमें से कौन से स्पोर ऐसे हैं
जीन में म्यूटेशन हुई है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप कि वो म्यूटेशन किस फैक्टर की है, तो ये बात आइडेंटिफाई हुई कि वो स्पोर जिनकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही थी और जब उनमें ऐड किया गया आर्जिनिन को तो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब इस पॉइंट से अगर आप देखें क्वेश्चन को, तो पूछा क्या हुआ, क्या आर्जिनिन डेफिशिएंट मीडियम किस कंडीशन में ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली जब उसमें आर्जिनिन हम ऐड करेंगे, सो राइट ऑप्शन बनती है बीटा, अ मिनिमल मीडियम सप्लीमेंटेड विद आर्जिनिन, यानी मिनिमल मीडियम है, इसमें हम ऐड करेंगे आर्जिनिन को, तब उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। और इस ग्रोथ का स्टार्ट होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उस जो न्यूरोस्पोरा में डेफिशिएंसी थी वो आर्जिनिन सिंथेसिस की थी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन देयर क्रोमोसोमल पोजीशन वर लोकेटेड the arginine mutation were found to cluster in alpha single area, beta 2 areas, Charlie 3 areas and delta 4 areas। यानी इसी जो है स्टेप के बाद, यानी फर्स्ट फाइंड आउट किया कि किन स्पोर में म्यूटेशन हुई है, उसके बाद ये फाइंड आउट किया कि किस केमिकल की डेफिशिएंसी हुई है, और केमिकल की डेफिशिएंसी के बाद ये फाइंड आउट किया गया कि वो केमिकल जो जीन के रेफरेंस से अगर हम देखें तो उसकी डेफिशिएंसी विद इन द जीन कहां पर आ रही, यानी चेंज विद इन जीन कहां पर आया। सो आर्जिनिन जो म्यूटेंट स्पोर्स थे उनका जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन स्टडी किया गया तो विद इन द जीन 3 डिफरेंट ऐसे रीजन थे जहां पे ये बात फाइंड आउट हुई कि इस एरिया में म्यूटेशन आ रही है, जिसकी वजह से क्या है, आर्जिनिन जो बायोकेमिकल पाथवे है वो क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। उसमें क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है एंड क्लस्टर क्या है, 3 है। सो राइट ऑप्शन होगी शार्टली दैट इज 3 एरियाज। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन 24 है, a neurospora capable to grow on minimal medium is called alpha growth deficient, beta arginine mutant, Charlie mutant type और delta wild type। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूरोस्पोरा कैपेबल टू ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम, सो वो न्यूरोस्पोरा जो ग्रो कर रही है मिनिमल मीडियम में वो बेसिकली वाइल्ड टाइप है, बिकॉज अगर म्यूटेंट टाइप होगी तो उसमें कोई ना कोई केमिकल पाथवे अफेक्ट हुआ होगा, वो मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकेगा। मिनिमल मीडियम में वही ग्रो करेगा इसमें म्यूटेशन नहीं हुई, और वो क्या है, वो वाइल्ड टाइप है। राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वाइल्ड टाइप। क्वेश्चन 25 है, one gene one polypeptide hypothesis was proposed by alpha Garrett and Bateson, beta Biddle and Tatum, Charlie latest scientist और डेल्टा है Bateson and Tatum। अब बेसिकली वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस ये किसने डिस्क्राइब किया था, लेकिन अगर हम इससे पहले देखें, जो इससे पहले हाइपोथेसिस था वो था वन जीन वन एंजाइम, और वो प्रपोज किया था बीडल एंड टैटम ने। सो फर्दर बाद में साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया उसको वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये बात ऑब्जर्व की गई जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनमें एक से ज्यादा क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि वन जीन वन एंजाइम, तो एंजाइम में चूंकि चेन ज्यादा हैं तो डिफरेंट एंजाइम के लिए जीन एक से ज्यादा हो जाएंगी। सो इस रेफरेंस से जो मॉडिफाई किया गया वो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड है, बिकॉज वन जीन से वन चेन और जो डिफरेंट जीन है उनसे डिफरेंट चेन्स बनेंगी और वो चेन मिलकर एक एंजाइम को या एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली लेटर साइंटिस्ट। क्वेश्चन 26 है, जीन क्लस्टर 3 ऑन द क्रोमोसोम ऑफ न्यूरोस्पोरा is associated with the senses of alpha enzyme ENF, beta enzyme FNG, Charlie enzyme GNH और delta enzyme ENH। So अगर हम देखें within the gene, so this one is the strand of the chromosome or DNA जिसमें 3 different cluster हैं 1, 2 and 3। इस पे जो cluster 1 है वो enzyme E को, cluster 2 enzyme F को और cluster 3 जो है फर्दर आगे enzyme G और प्लस एंजाइम H को सेंसाइज कर रहा है, जबकि यहां पूछा क्लस्टर 3 का ही पूछा हुआ। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली एंजाइम GNH। क्वेश्चन 27 है, ड्यूरिंग सेंसिस ऑफ आर्जिनिन इन न्यूरोस्पोरा एंजाइम E कन्वर्ट्स अल्फा ग्लूटामेट इनटू ऑर्निथीन, बीटा ऑर्निथीन इनटू सिट्रोलिन, चार्ली सिट्रोलिन इनटू आर्जिनोसक्सिनेट और डेल्टा है आर्जिनोसक्सिनेट इनटू आर्जिनिन। अब विद इन द न्यूरोस्पोरा अगर हम बायोकेमिकल पाथवे को देखें तो दिस इज द बायोकेमिकल पाथवे जिसमें फर्स्ट ग्लूटामेट है, दिस ग्लूटामेट कन्वर्ट इनटू ऑर्निथीन विद हेल्प ऑफ एंजाइम E एंड देन ऑर्निथीन कन्वर्ट इनटू सिट्रोलिन विद हेल्प ऑफ एंजाइम F
and citrulline convert into arginosuccinate with the help of enzyme G and ultimately last step में जो arginosuccinate है this will convert into arginine with the help of enzyme H. अब यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंजाइम E converts, so जो E है वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूटामेट into ornithine. So right option is the alpha glutamate into ornithine. Question number 28 है protein consists of definable sequence of amino acid. It was first time demonstrated by alpha F Misher, beta F Sanger, Charlie V Ingram और डेल्टा है G Biddle. अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम ये कैसे ऑब्जर्व हुआ कि जो प्रोटीन है वो डिफाइनेबल सीक्वेंस ऑफ क्या है अमाइनो एसिड है. सो एफ सेंगर वाज अ साइंटिस्ट जिसने 10 इयर्स वर्क करके बताया कि एक इंसुलिन प्रोटीन है उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 51 है इन फॉर्म ऑफ 2 चेन और उन 2 चेन्स में जो सीक्वेंस और फर्स्ट नंबर क्या है स्पेसिफिक है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एफ सेंगर. वाइल जो एफ मिशर है इसने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, वाइल जो विनॉन इनग्राम है इसने सिकल सेल हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर बेसिस थी वो डिस्क्राइब की थी, वाइल जो बीडल एंड टॉटम इन्होंने डिस्क्राइब किया था 1 जीन 1 एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 29 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया was discovered by alpha F Misher, beta F Sanger, Charlie Vernon Ingram और डेल्टा है G Biddle. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस हैं वो किसने डिस्क्राइब की थी Vernon Ingram. सो राइट ऑप्शन इज द Charlie. क्वेश्चन नंबर 30 है the critical change leading to sickle cell disease is a mutation that replaces alpha a single thymine with an adenine, beta a single adenine with thymine, Charlie है a single glutamic acid with valine और डेल्टा है a single valine with glutamic acid. अब पॉइंट ये है कि critical change leading to sickle cell disease is a mutation that replaces, यानी आपने बताना ये है कि जो कन्वर्जन होती है हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स सिकल सेल हीमोग्लोबिन उसमें चेंज किस चीज का आता है. सो आंसर इज द अल्फा अ सिंगल थायमिन विद एन एडेनिन. क्योंकि अगर हम एज अ होल देखें जो जीन है उसमें एक सिंगल पॉइंट पे चेंज आता है, यानी बेसिकली एग्जांपल है किसी की पॉइंट म्यूटेशन की, और उस पॉइंट म्यूटेशन के रिजल्ट में विद इन प्रोटीन क्या होगा कि जो ग्लूटामिक एसिड है इट इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन. क्वेश्चन नंबर 31 है इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स एट इट्स 7th पोजीशन अल्फा वेलिन, बीटा ग्लूटामिक एसिड, चार्ली प्रोलीन एंड डेल्टा थिरोनिन. अब पॉइंट ये है कि in case of sickle cell anemia beta chain of hemoglobin contains at its 7th position. So अगर आप देखें difference between the hemoglobin and sickle cell hemoglobin, this one is the normal hemoglobin, first position, second, third, fourth one, fifth, sixth and 7. 6 और 7 बेसिकली क्या है, दोनों पर एक ही टाइप का अमीनो एसिड that is called as glutamic acid and this one is the sickle cell hemoglobin. और चेंज कहां पर आता है पोजीशन 6 पर कि जो ग्लूटामिक एसिड है इट इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन बिकॉज ऑफ द चेंज विद इन द जीन. 7th पर सेम रहेगा अमीनो एसिड, यानी 7th पर नॉर्मल और जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है वहां पर ग्लूटामिक एसिड ही होगा. सो राइट ऑप्शन है वो है बीटा ग्लूटामिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 32 है बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो डाउन इनटू अल्फा डीएनए, बीटा राइबोसोम्स, चार्ली आरएनए, डेल्टा न्यूक्लियस. अब पॉइंट यह है कि बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो डाउन, यानी जो प्रोटीन बनने से पहले जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसकी तरफ ट्रांसफर होती है. वी नो दैट व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा कि डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए से ट्रांसफर होगी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द आरएनए और फिर उससे क्या बनेगी प्रोटीन बनेगी. और यहां क्वेश्चन यही पूछा गया है कि प्रोटीन बनने से पहले डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो कहां ट्रांसफर हो रही है, तो वो टुवर्ड्स द ट्रांसफर हो रही है आरएनए. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली आरएनए. क्वेश्चन नंबर 33 है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉग्मा कंप्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन इज फॉर्म्ड व्हिच इज अल्फा मैसेंजर आरएनए, बीटा ट्रांसफर आरएनए, चार्ली राइबोसोमल आरएनए एंड डेल्टा कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. और अभी यही पॉइंट एक्सप्लेन हुआ कि विद इन द सेंट्रल डॉग्मा जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से इंफॉर्मेशन कहां ट्रांसफर हो रही है, तो टुवर्ड्स आरएनए. और आरएनए की वो कौन सी टाइप है, आरएनए की वो टाइप एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा मैसेंजर आरएनए. क्वेश्चन 34 है
Identify the ribosome recognition site on transfer RNA. Alpha 1, beta 2, Charlie 3, delta 4. So this one is the structure of the transfer RNA. और जो लेबलिंग यहां पे की गई है वो इस पॉइंट को 1, इसको 2, देन 3 एंड दिस वन इज द 4. और जो डिफरेंट एंड है ट्रांसफर आरएनए के, इसको अगर हम देखें तो जो 1 फर्स्ट है यहां पे क्या बाइंड करेगा, यहां पे बाइंड करेगा अमाइनो एसिड. सो अगर क्वेश्चन ये हो कि इस स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड कहां पे बाइंड करेगा, तो आप कहेंगे पोजीशन 1 पे बाइंड करेगा, और उसमें 1 पे 3 एंड पर. और ये पॉइंट भी याद रखें कि 3 पॉइंट पे जो सीक्वेंस होता है वो CCA सीक्वेंस होगा हमेशा. और इसी साइट की तरफ ये जो साइट है जिसको हम 2 कहते हैं, इट्स अ राइबोसोम रिकग्निशन साइट. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा 2. वाइल जो थर्ड यहां पर है ये बेसिकली एंटीकोडोन रीजन है जो बाइंड करता है विद द मैसेंजर आरएनए जो वहां पे कोडोन होता है. वाइल दिस वन इज द साइट जो कि बेसिकली एक्टिवेशन एंजाइम रिकग्निशन साइट है. और ये कौन सा एंजाइम है, ये बेसिकली अमाइनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है जिसने बाइंड करवाना है इस ट्रांसफर आरएनए को इसके अमाइनो एसिड के साथ. ये कन्वर्ट स्ट्रक्चर फर्दर होता है इस फॉर्म में जो कि इसका क्वाइल और बेंड स्ट्रक्चर है. और ये वही 3 एंड आ गया OH वाला. सो ये पॉइंट डिफरेंट आपने याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 35 है TTGACA बाइंडिंग साइट within the promoter site of prokaryote is located alpha 35 nucleotides down the order, beta 35 nucleotides up the order, Charlie 10 nucleotides down the order, और delta है 10 nucleotides up the order. अब पॉइंट यह है कि TTGAC CA जो बाइंडिंग साइड है जिसको हम प्रमोटर एरिया है कहते हैं, ये विद इन द प्रोकैरियोट कहां पे एग्जिस्ट करता है. सो 2 डिफरेंट पॉइंट्स आपने पढ़े हैं. एक आपने पढ़ा साइन का, ये साइन होता है वहां पे माइनस का, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि अगर ये जीन है विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल तो डीएनए मॉलिक्यूल में जो प्रमोटर एरिया है वो जीन से पहले एग्जिस्ट करेगा. और फिर आपने नंबर पढ़े कि 35 है या 75 है या 10 है या फिर 25 है, ये इंडिकेट करें बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को. और इनमें डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी थी, उनमें से एक टाइप है TTGACA और ये एग्जिस्ट करता है 35 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन द ऑर्डर. डाउन द ऑर्डर मतलब है उससे पहले. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा 35 न्यूक्लियोटाइड्स डाउन द ऑर्डर. क्वेश्चन 36 है डीपेस्ट बाइंडिंग साइट is located within the promoter side of eukaryotes, which is alpha 10 nucleotides down the order, beta 25 nucleotides down the order, Charlie है 35 nucleotides down the order, और delta है 75 nucleotides down the order. अभी मैंने आपको पॉइंट बताया और उसमें डिफरेंट टाइप्स बताई. सबसे डीपेस्ट जो एग्जिस्ट करेगी वो 75 nucleotides down the order है. So right option is the delta 75 nucleotides down the order. Question 37 है once the transcription has started, alpha sigma factor is released, beta core enzyme is released, Charlie RNA polymerase is released, or delta sigma factor is attached. So within the transcription process we know that हमने ये बात पढ़ी थी कि as a whole जो DNA molecule है इसमें प्रमोटर एरिया और जीन. अब कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके डिफरेंट फैक्टर्स थे और उसमें एक फैक्टर उसका है सिग्मा फैक्टर. दिस वन इज सिग्मा फैक्टर. ये इस पूरे आरएनए पॉलीमरेज को लाके यहां पे बाइंड करवाएगा और इससे जो प्रोसेस है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, वो स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही ये स्टार्ट होगा जो सिग्मा फैक्टर है वो इससे क्या हो जाएगा, डिटैच होके इससे सेपरेट हो जाएगा और रिमेनिंग को हम कहते हैं वो क्या है, कोर एंजाइम है. सो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है अल्फा सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड. क्वेश्चन 38 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 38 GC hairpin on mRNA transcript is followed by alpha 4 or more A nucleotides, beta 4 or more T nucleotides, Charlie है 4 or more U nucleotides, और delta है 4 or more C nucleotides. So within transcription process अगर हम रिकॉल करें तो we know that कि this is the DNA molecule double stranded, और इसमें जब RNA polymerase बाइंड करेगा तो प्रोसेस स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन का.
और जो आरएनए स्ट्रैंड है वो बन के बाहर निकलता रहेगा, और जिस पॉइंट पर ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है किसी भी वक्त में, वो पॉइंट लाता है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल है। बट एट द एंड यहां पर क्या होगा, जब टर्मिनेशन होगी इस पॉइंट पर एक स्पेसिफिक लूप बनेगी, जिसे हम कहते हैं वो जीसी हेयरपिन लूप है, क्योंकि इसमें जो पेयरिंग होती है वो गवानीन और साइटोसिन की है, एंड दिस लूप इज फॉलोड बाय द यूरासिल। सो राइट ऑप्शन है वो है चार्ली 4 और मोर यू न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है all the 64 codons were tested by making artificial mRNAs. Following scientists contributed in this regard except alpha Edward Tatum, beta Marshall Nirenberg, Charlie Philip Leader और delta Hergoblin Khorana। अब पॉइंट ये है कि इनमें से किन साइंटिस्ट ने 64 कोडॉन्स के रेफरेंस से कंट्रीब्यूट किया था, और एक्सेप्ट जिसने नहीं किया था आपने उसके बारे में बताना। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, बिकॉज एडवर्ड टॉटम ने इसके बारे में कोई वर्किंग नहीं की थी, वाइल बीटा, चार्ली और डेल्टा ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 64 कोडॉन्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है which one of the following amino acid is coded by a single codon? अल्फा phenylalanine, बीटा ल्यूसीन, चार्ली आइसोल्यूसीन और डेल्टा मेथियोनिन। सो मेथियोनिन बेसिकली कोड होता है स्टार्टिंग कोडॉन से, और वो AUG है और वो एक ही है, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 41 है the amino acid code by 6 genetic codon is alpha serine, beta leucine, Charlie alanine or delta glycine. So amino acid coded by 6 genetic codons and it is the leucine. So right option is the beta. While जो serine, alanine और जो glycine है इनके लिए किसी के लिए 2 किसी के लिए 4 एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 42 है 2 genetic codon of chromosomal DNA that encode blank work as termination codon in extra chromosomal DNA alpha tryptophan, beta threonine, Charlie lysine और delta arginine. So 2 different जो कोडोन है just like AGA and AGG ये बेसिकली क्या है स्पेसिफाई करते हैं अर्जिनिन को, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में ये स्टॉप कोडोन है, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा अर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 43 है फॉर अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू द ट्रांसफर आरएनए ब्लैंक अमीनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज एंजाइम एग्जिस्ट अल्फा सिंगल, बीटा 2, चार्ली 20 एंड डेल्टा 45। अब पॉइंट ये है अगर हम रिकॉल करें कि प्रोटीन की फॉर्मेशन में कितने अमीनो एसिड हैं, हमने ये बात पढ़ी थी कि टोटल जो टाइप्स हैं अमीनो एसिड की वो 170 हैं और 170 में से 25 प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और मोस्ट ऑफ में 20 इन्वॉल्व है, और हर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ट्रांसफर करवाने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है। सो सेल में इस रेफरेंस से कितने ट्रांसफर आरएनए होंगे, आपने कहा 20 अमीनो एसिड, तो इट इज इक्वल टू द 20 ट्रांसफर आरएनए। लेकिन विद इन जेनेटिक कोड ये बात डिस्क्राइब हुई कि एक से ज्यादा क्या है कोडोन और एंटीकोडोन है। सो इस रेफरेंस से जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए कैलकुलेट किए गए वो 45 ट्रांसफर आरएनए थे, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए सम टाइम क्या है एक से ज्यादा क्या है ट्रांसफर आरएनए है, लेकिन एंजाइम पर्टिकुलर एक ही होगा, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ एंजाइम है ट्रांसफर आरएनए के रेफरेंस से वो कितने होंगे, वो 20 एंजाइम्स ही हैं। सो राइट जो ऑप्शन बनेगी इसमें से वो है चार्ली 20। क्वेश्चन 44 है इन ट्रांसलेशन द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स गाइडेड बाय अनदर इनिशिएशन फैक्टर बाइंड्स टू ब्लैंक ऑन द एमआरएनए अल्फा AUG, बीटा AGA, चार्ली UGA एंड डेल्टा UGG। सो विद इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अभी हमने ये पॉइंट बताया था कि जो स्टार्टिंग कोडोन है वो बेसिकली क्या है AUG है, और ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो यहीं पे लाके बाइंडिंग करवाएंगे। सो जो राइट ऑप्शन है वो है AUG। क्वेश्चन 45 है फॉलोइंग नेम्स इंडिकेट द सेम फंक्शनल कैटेगरी ऑफ जेनेटिक कोडोन एक्सेप्ट अल्फा टर्मिनेशन कोडोन्स, बीटा नॉन सेंस कोडोन्स, चार्ली सेंस कोडोन्स और डेल्टा है स्टॉप कोडोन्स। अब जो अल्फा, बीटा और डेल्टा है इन 3 डिफरेंट टर्म्स का सेम इफेक्ट आएगा, यानी प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाएगा। वाइल जो सेंस कोडोन है दैट्स मीन कि वो सेंस रखता है, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है रिगार्डिंग द अमीनो एसिड, जबकि अल्फा, बीटा और डेल्टा जो है ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए नहीं है। सो राइट ऑप्शन है चार्ली।
क्वेश्चन 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इंडिकेट अनलेबल्ड डीएनए केप्ट कंट्रोल बाय मिजसन एंड स्टॉल, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। सो अगर हम रिकॉल करें एक्सपेरिमेंट ऑफ मिजसन एंड स्टॉल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि जो डीएनए है एक नॉर्मल बैक्टीरिया का वो ग्रो करता है N14 मीडियम में, और जो कंट्रोल ग्रुप था उसका डीएनए जब सेंट्रीफ्यूजेट किया गया तो वो कहां पे ऑब्टेन होगा, बिकॉज उसमें N14 है तो वो ऑब्टेन होगा कहां पे, विद इन द लाइटर रीजन। और फिर इस लाइटर रीजन वाले क्रोमोसोम या डीएनए के साथ कंपैरिजन है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया का। सो राइट ऑप्शन यहां पे बनती है वो है डेल्टा, बिकॉज ये कंट्रोल बैक्टीरिया उसमें N14 होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है डीएनए पॉलीमरेज 3 progressively thread the DNA through the enzyme complex moving at rapid rate, alpha, some 1000 nucleotides per minute, beta, some 1000 nucleotides per second, charlie, some 100 nucleotides per minute, और डेल्टा है some 100 nucleotides per second। So DNA polymerase 3 हमने as a whole पढ़ा कि within replication process 3 different types of DNA polymerase हैं, DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, और इनमें से मेन जो एंजाइम था वो डीएनए पॉलीमरेज 3 था, जिसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी कि वो लार्जर है, डाइमर है, 2 सब यूनिट पे कंसिस्ट करता है, वो इटसेल्फ स्टार्ट नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, उसको पेरेंटल स्ट्रैंड ऑलरेडी पेयर्ड रिक्वायर्ड है, और जो सेंसेस की डायरेक्शन होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, और उसकी स्पीड क्या होगी कि वो 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करवाएगा पर सेकेंड। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। अब इसमें एक पॉइंट आप याद रखें, कंफ्यूज आप होंगे कि आप भी कहेंगे आपने ये बात पढ़ी है कि जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं वो इसी रेफरेंस से लेंथ बनती है 1000 से अप टू 2000 न्यूक्लियोटाइड इन प्रोकैरियोट, और ये 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड हैं विद इन द यूकैरियोट। सो आप ये बात कहेंगे कि इसका मतलब है इस रेफरेंस से जो डेल्टा ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, लेकिन पॉइंट याद रखें कि विद इन यूकैरियोट डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं होता, वहां पे पॉलीमरेज जो एक्टिविटी है वो अदर एंजाइम्स कर रहे होते हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इनिशिएट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बीटा इलोंगेट्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चार्ली टर्मिनेट्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और डेल्टा है लाइगेट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि डीएनए पॉलीमरेज 3 वो खुद से किसी भी डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है और यहां पे ऑलरेडी पेयर स्टैंड होगा तो वो इसकी लेंथ को फर्दर आगे एक्सटेंड करवाएगा, इलोंगेट करेगा। तो जो राइट ऑप्शन बनती है वो है बीटा, इलोंगेट्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अल्फा, चार्ली और डेल्टा। लाइगेट डेल्टा अगर हम देखें तो उसमें लाइगेट का फंक्शन, और लाइगेट फंक्शन लाइगेज एंजाइम का होता है। चार्ली है टर्मिनेट्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो ये टर्मिनेट नहीं करता, जब आगे स्टैंड एंड हो जाएगा, फर्दर उसको अगर अवेलेबल नहीं होगा टेम्पलेट स्टैंड तो ऑटोमेटिकली वो एंड कर देगा, वो खुद से एंड नहीं करता। अल्फा है इनिशिएट, तो इनिशिएट भी नहीं करेगा बिकॉज इसको ऑलरेडी पेयर स्टैंड चाहिए। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 49 है पिक अप द करेक्ट फंक्शनल ऑर्डर ऑफ वेरियस एंजाइम involved in DNA replication, alpha primase, helicase, polymerase, ligase, beta है polymerase, primase, helicase, ligase, charlie है helicase, primase, polymerase, ligase, और डेल्टा है ligase, primase, helicase and polymerase। अब अगर डिफरेंट एंजाइम्स को देखें जो इन्वॉल्व है विद इन रेप्लिकेशन, तो जो फर्स्ट एंजाइम आता है वो है हेलिकेज, जो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करवाएगा और उन्हें कन्वर्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंड में। सेकंड उसके बाद जो प्रोटीन्स आएंगी वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, और थर्ड इसके बाद जो फैक्टर आएगा वो है प्राइमेज, जो प्राइमर बनाएगा और डीएनए पॉलीमरेज को स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा। प्राइमेज के बाद जो नेक्स्ट वन है वो है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे, एंड आफ्टर डीएनए पॉलीमरेज जो लास्ट में एक्ट करेगा वो लाइगेज है। अब इन ऑप्शन में अगर राइट सीक्वेंस देखें तो वो है चार्ली में हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज एंड लाइगेज। ऑब्वियसली इसमें ये पॉइंट जो है मिस किया गया है, ये ऑप्शन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन 50 है इफ dispersive DNA replication had been correct, Michelson and Stahl would have got following situation:
जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाय स्टार्टिंग विद जीन लेबल बाय डीएनए 15 अल्फा बीटा स्टार्ली एंड डेल्टा। अब डिफरेंट मॉडल्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। फर्स्ट इज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल रेप्लिकेशन, सेकंड इज कंजर्वेटिव और थर्ड वन था डिसरप्टिव। अब पॉइंट ये है कि अगर डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल करेक्ट होता तो फिर मिचेल्सन एंड स्टॉल को कौन सा रिजल्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑब्टेन होता। सो अगर हम देखें, सो एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्टेन हुए 0 मिनट, अगर हम देखें तो जो डीएनए ऑब्टेन हुए थे वो उसे डेंसर रीजन में थे N15 N15 एंड आफ्टर 0 मिनट नेक्स्ट जो था 20 मिनट बाद उसे ऑब्टेन हुआ डीएनए कहां पे, विद इन द इन बिटवीन रीजन, यानी डेंसर और लाइटर के इन बिटवीन। और इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने जिस मॉडल को रिजेक्ट किया वो था कंजर्वेटिव, बिकॉज अगर कंजर्वेटिव करेक्ट हो तो फिर क्या होना चाहिए कि N15 स्ट्रैंड है और उसके सामने कौन सा बनेगा, N14 N14। दैट्स मीन आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन उन दोनों साइंटिस्ट को 2 डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिलने चाहिए थे, एक डेंसर रीजन में और एक लाइटर रीजन में, और ऐसा नहीं था, इसलिए कंजर्वेटिव मॉडल यहां पे रिजेक्ट हो गया। अब फर्दर चांसेस किसके थे, 2 डिफरेंट मॉडल के करेक्ट होने के चांसेस थे, सेमी कंजर्वेटिव भी और डिस्पर्सिव डीएनए मॉडल रेप्लिकेशन भी। अब जो रिजेक्शन आई वो इस बेस पर थी कि आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए ऑब्टेन हुआ एक इन बिटवीन डेंसर एंड लाइटर और एक लाइटर रीजन में, जिसने इस बात को डिस्क्राइब किया कि जो डिस्पर्सिव है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज अगर डिस्पर्सिव करेक्ट होता तो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद भी डीएनए एक ही साइड पर आना चाहिए और वो इन बिटवीन डेंसर और लाइटर है, और अगर ये करेक्ट हो तो फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही सीक्वेंस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन क्वेश्चन जो कि यहां ये पूछा हुआ है कि अगर ये करेक्ट हो तो फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कहां पे डीएनए ऑब्टेन होगा, तो वो इन बिटवीन डेंसर एंड लाइटर रीजन है। सो राइट ऑप्शन जो बनेगी वो है बीटा। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे अपने टेस्ट के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।